हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का यह वीडियो सेंटेंस पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश सीखने में इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर का क्या महत्व होता है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे अगर किसी संकेत द्वारा लिख दिया जाए तो अक्षर बन जाता है। हालांकि अक्षर का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन यह किसी अर्थ को प्रकट नहीं करता। जैसे कि मैं अ या फिर ब बोलूँ, तो इस आवाज़ से क्या किसी मतलब की अनुभूति होती है? नहीं ना। अतः किसी अक्षर का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन अर्थ नहीं। लेकिन जब यही छोटी छोटी ध्वनि संकेत यानी अक्षरों को एक समूह में व्यवस्थित कर दी जाए तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, जैसे कि राम, जिसका अपना एक स्वतंत्र मतलब है। हालांकि शब्द एक सार्थक इकाई है, फिर भी क्या यह वक्ता और लेखक के विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है? जैसे कि मान लें आपका नाम राम है और मैं आपके बगल में हूँ और मैं बोलता हूँ राम, तो क्या मेरे इतना बोलने से आप मेरे मन के भावों को महसूस कर सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? एक शब्द के द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। अतः अपने मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें दो या दो से अधिक शब्दों को एक व्यवस्थित समूह में बोलना पड़ता है। शब्दों के इस व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई होती है। इसे अंग्रेजी में सेंटेंस बोला जाता है और एक सेंटेंस को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। अ combination of two or more words. A combination of two or more words that expresses a complete thought, thoughts of a speaker or writer is called a sentence. A combination of two or more words that expresses a complete thought of a speaker or writer is called a sentence. अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी वक्ता या लेखक के विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। A combination of two or more words that express a complete thought of a speaker or writer is called a sentence. अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी वक्ता या लेखक के विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि He is a boy. He is a boy. She is beautiful. इसी प्रकार the earth is round. एक विदेशी भाषा को सीखने में सेंटेंस स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेंटेंस आपके भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है।
अतः अपने विचारों को एक विदेशी भाषा के माध्यम से व्यक्त करने के लिए आपको किसी न किसी सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए सेंटेंस ट्रांसलेशन को समझना जरूरी है। किसी भाषा को समझने में व्याकरण का भी अपना महत्व होता है। व्याकरण यानी ग्रामर भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। अतः इंग्लिश सीखने के लिए हमें दो चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। एक है इंग्लिश ट्रांसलेशन और दूसरा इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर ये दो चीज़ें यानी ये दो टॉपिक हैं जिसकी सहायता से हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन के द्वारा हम अपने विचारों को इंग्लिश में व्यक्त करना सीखते हैं, जबकि इंग्लिश ग्रामर द्वारा हम उन रूल और रेगुलेशन के बारे में समझते हैं जो किसी सेंटेंस में यूज़ होने वाले शब्दों के उचित स्थान और क्रम को बताता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज़ होने वाले प्रत्येक शब्द के लिए हमें एक इंग्लिश वर्ड लिखना पड़ता है। अतः इंग्लिश ट्रांसलेशन में वर्ड मीनिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस प्रकार से आपका शरीर भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर के बना है, जैसे कि बाहरी अंग हाथ, पैर, आँख, कान, अंदरूनी अंग हृदय, लीवर, आंत, ठीक उसी प्रकार एक सेंटेंस भी विभिन्न प्रकार के शब्दों से मिलकर बना होता है। इन्हीं शब्दों को हम वाक्य अंग कहते हैं या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। एक कंप्लीट सेंटेंस में मैक्सिमम 8 प्रकार के विभिन्न शब्दों को यूज़ किया जाता है, इसलिए टोटल 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि इस प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक तथा विस्मय बोधक। इसे इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शन। तो इस प्रकार के इस तरह 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शन। इसे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक तथा विस्मय बोधक कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में हम इन्हीं वाक्यांगों को व्यवस्थित करना तथा उचित क्रम में लिखना सीखते हैं। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन तथा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हर टॉपिक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में एवं तर्कपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करते हुए बताया जाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन तथा इंग्लिश ग्रामर में हर परिवर्तन के पीछे एक कारण ज़रूर होता है और मैं इस वीडियो के ज़रिए उस हर कारण को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके माइंड में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब हमारे इंग्लिश लर्निंग सीक्वेंस में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन तथा दूसरा इंग्लिश ग्रामर। यहाँ एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह समझने के लिए आपको कुछ हद तक इंग्लिश ट्रांसलेशन का ज्ञान आवश्यक है। अतः हम कुछ वीडियो के माध्यम से सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसी दौरान हम इंग्लिश ग्रामर को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां सेंटेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म को सीखेंगे और फिर हिंदी में लिखे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।